सिया राम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम खिलजी वंश की चर्चा करेंगे और खिलजियों के उत्थान में क्या अन्य शासकों की भूमिका थी उस पर भी अध्ययन करेंगे कि कैसे इनका उत्थान उस दौर में होता है, इनकी जो स्थिति थी कितनी खराब थी और कैसे ये इस पद पर पहुँचे। राहत इंदौरी ने सही कहा है ये कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी पड़ता है। तो ऐसे दौर में खिलजियों ने अपने आप को उस स्तर पर लाने के लिए बड़ा मेहनत किया था, क्योंकि ये बहुत निचले तबके से उठकर इतने बड़े स्तर पर आते हैं और बाद में इन्होंने एक ऐसा इतिहास बनाया जो दिल्ली सल्तनत का साम्राज्यवादी इतिहास यहीं से शुरू होता है, जिसके बारे में मोहम्मद हबीब स्पष्ट करते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विजय अभियानों की शुरुआत की, यहीं से साम्राज्यवादी इतिहास का क्रमिक रूप से आरंभ हो जाता है। तो ऐसे दौर में खिलजी वंश एक बहुत महत्वपूर्ण वंश माना जाता है। खिलजी वंश के संदर्भ में कई धारणाएं इतिहास में प्रचलित है कि इनको कुछ लोग अफ़गान मानते हैं। अब इसकी वजह यह है कि जो अफ़गानिस्तान के आसपास एक नदी बहती थी, उसका नाम है हेलमंड नदी। तो वहाँ पर एक इलाका हुआ था, उसको हम खल्ज कहते थे। तो खल्ज वाले प्रदेश में रहने की वजह से इनको खलजी कहा गया या खिलजी भी कहा जाता है। तो ऐसे दौर में इन्होंने जो अफ़गानों के रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, वेशभूषा और भौगोलिक परिस्थितियां होने से उनका हाव भाव भी कुछ उसी तरीके से दिखने लगा था। इसी नाते इतिहासकार उनको अफ़गान मानते हैं, लेकिन वो अफ़गान नहीं थे, वो इलबारी तुर्क ही थे। बस भौगोलिक ढांचा और कुछ वातावरण की वजह से उनको ये समझा गया था। अब ऐसे दौर में जो खिलजी वंश है, उसकी सत्ता की स्थापना कैकूबाद की मृत्यु के बाद जब क्यूमर्स गद्दी पर बैठता है, तो उसके संरक्षक के तौर पर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है। अब 1290 ईस्वी में उसने उसकी भी हत्या करके सत्ता को प्राप्त कर लेता है और ऐसे दौर में सत्ता को जब हस्तगत कर लेता है, तो वहीं से खिलजी वंश की शुरुआत होती है। इस राजवंश में कुल 1290 से लेकर 1320 ईस्वी में विभिन्न शासकों ने शासन किया, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया है। फिर इसके बाद कुछ समय तक उसका पुत्र रुकनुद्दीन इब्राहिम ने शासन किया है 1296 ईस्वी में। उसके बाद 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया है। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी ने 1316 से लेकर 1320 तक शासन किया है। इसी दौर में नासरुद्दीन खुसरो शाह 1320 ईस्वी में भी शासन करते हुए दिखाई देता है, जो हिंदुओं की एक जाति आज के दौर में जिसको गडेरिया कहा जाता है, उससे संबंधित नाम फारसी में बरादू उसे कहा जाता है। उसने शासन सत्ता को हड़प लिया था। तो ऐसे दौर में उसके खिलाफ जिहाद का नारा देकर गाजी बेग तुगलक ने सत्ता को अपने हाथों में ले लिया, तो वहीं से तुगलक वंश की शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे दौर में इन विभिन्न शासकों ने खिलजी वंश पर शासन किया है। अब विस्तार से हम चर्चा करते हैं कि खिलजी वंश के शासकों का जो क्रम है, इसके बाद उनकी क्या क्या नीतियाँ थी, जो उनके विजय अभियान थे और उनकी पॉलिसीज का आने वाले शासकों पर क्या असर हुआ, उसकी चर्चा करेंगे। तो खिलजी वंश में ये 1290 से लेकर 1320 तक शासन है। इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने खिलजियों को चंगेज खान का दामाद और कुलीन खान का वंशज बताया। यहाँ निजामुद्दीन अहमद से संबंधित है कि अकबर के दौर के इतिहासकार है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है तबकात ए अकबरी, ये पुस्तक लिखा है। इसी पुस्तक में इसकी चर्चा करते हैं। फारसी भाषा में पुस्तक लिखी गई है और इसमें प्रांतीय राजवंशों की भी चर्चा होती है। प्रांतीय जो राजवंश थे उसकी भी इसमें चर्चा मिलती है हमें। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तबकात-ए अकबरी का महत्व इसलिए भी है कि अकबर के दौर में 3 प्रकार के इतिहासकार थे। एक उसके समर्थक इतिहासकार दिखाई देते हैं, यानी अबुल फजल जिसने अकबरनामा और आईन अकबरी लिखा है।
जो एकदम कट्टर समर्थक दिखाई दे रहा है यहाँ पर। दूसरा विरोधी इतिहासकार बदायूनी, जिसने लगातार अकबर की नीतियों का विरोध किया है मुंतखब तवारीख ग्रंथ में। तीसरा समालोचक इतिहासकार, उसी श्रेणी में ये निजामुद्दीन अहमद आते हैं और इन्होंने जो पुस्तक लिखा है तबकात अकबरी, इसमें अकबर की समालोचना करते हैं, मतलब कि अकबर की क्या अच्छाइयाँ थी क्या बुराइयाँ थी, दोनों चीज़ों को स्पष्ट करते हैं। तो वही निजामुद्दीन अहमद बख्शी है, बख्शी के पद पर थे। मतलब जो मुगल काल में सम्राट के बाद दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण पद था वो मीर बख्शी का था, तो इस पद पर ये तैनात भी थे, इसलिए सरकारी इतिहासकार के तौर पर इनकी जो लेखनी है उसका असर भी दिखाई देता है उस दौर में। तो ये यही बताते हैं कि चंगेज खान तमान और कुली खान का वंशज था। बरनी ने उसे तुर्कों से अलग और फखरुद्दीन ने खिलजियों को तुर्कों की 64 जातियों में से एक बताया है। और खिलजी मूलतः क्या थे, इलबारी तुर्क थे। खिलजी 64 जातियां हैं इनकी, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको कि 64 जातियां थी, 36 जातियां अफगानों की थी, तो उन्हीं में से ये भी आते थे। जैसे मुगल जो थे वो बरलास तुर्क थे, मुगल कहना भी गलत दिखाई देता है क्योंकि जो मंगोल थे वो माता के पक्ष की तरफ से थे और तैमूर के वंशज की तरफ से, यानी वो पिता के पक्ष से जुड़ते हैं। तो ऐसे दौर में उनको तैमूरी कहना ज़्यादा तर्कसंगत है क्योंकि भारत के इतिहास में बहुत पहले से ये वर्णित है और राज व्यवस्था के तहत भी देखा जाए तो जो वंशवेली है वो पिता के नाम से जानी जाती है, तो इसलिए उसको तैमूरी कहना ज़्यादा तर्कसंगत दिखाई देता है। लेकिन हम यहाँ खिलजी वंश की चर्चा कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद 4वीं सदी में यह शाखा अफगानिस्तान के हेलमंड नदी घाटी में बस चुकी थी। खिलजियों के निवास के कारण वह क्षेत्र खिलजी क्षेत्र के नाम से विख्यात हो गया था। खिलजी वंश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ दिल्ली सल्तनत का सुदूर दक्षिण तक विस्तार हुआ था। सुदूर दक्षिण तक की थोड़ी सी यहाँ व्याख्या कर लिया जाए। देखिए, दिल्ली सल्तनत से पहले दक्षिण भारत में जो हमले हुए थे उसकी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है। पहली बार जानकारी हमें जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के दौर में स्पष्ट होता है दक्षिण भारत पर हमले का। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को बताए बगैर ही देवगिरी पर हमला किया। हमला करने के बाद वहाँ पर बेतहाशा मात्रा में सोने चांदी हीरो जवाहरात लेकर आता है और वही कड़ा मानिकपुर जहाँ पर वो गवर्नर के पद पर था वहीं रुका हुआ था। तो बाद में उसको पता चलता है कि ये धन बहुत बड़ी मात्रा में लाया है, तो वहीं षड्यंत्र के माध्यम से उसकी हत्या हुई थी। तो स्पष्ट तौर पे उसी के दौर में 1296 ईस्वी में पहला हमला किया गया था दिल्ली सल्तनत काल में। फिर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर व्यापक पैमाने पर हमला किया, जिसमें 4 स्टेट का नाम बहुत प्रसिद्ध है। पहला है देवगिरी, जिसमें यादव वंश का शासक रामचंद्र देव शासन करता था। फिर इसके बाद तेलंगाना पर उसने हमला किया था। फिर इसके बाद होयसल राजवंश पर हमला किया था। फिर इसके बाद उसने पांड्य राजवंश पर हमला किया था। तो 4 बड़े स्टेट को उसने जीता था। उनको अपनी अधीनता में लेने के बाद उनके राज्यों को लौटा दिया था और वार्षिक नजराना लेना प्रारंभ किया था। तो यहाँ से एक स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ विजय अभियान जो उसने शुरू किया था उस परिपाटी को आगे बढ़ाने का काम करता है। मतलब वहाँ पर एक सिद्धांत था ग्रहण मोक्षानुग्रह, मतलब पहले ग्रहण कर लेते थे, फिर इसके बाद जब वो अधीनता स्वीकार कर लेते थे तो फिर अनुग्रह के आधार पर उनके प्रांत उन्हें लौटा दिए जाते थे। तो यहाँ पर भी वार्षिक नजराना ले लेता था और जब किसी युद्ध अभियान पर जाता था तो उनसे सैनिक सेवाएं भी लेता था। तो इसी नाते दिल्ली सल्तनत में बहुत तेजी से विस्तार होता है इसके दौर में। जैसे उत्तर भारत पर भी इसने बड़े बड़े हमले किए, जैसे गुजरात को इसने जीता था, रणथंभौर को जीता था, चित्तौड़, मालवा, सिवाना, जालौर, इन सारे प्रांतों को जीता था। मतलब राजपूताना के बहुत बड़े एरिए पर, यानी उत्तर भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका एक अधिकार हो गया था। इसके बाद मंगोलों के हमले भी इसके दौर में हुए थे, तो उसी की चर्चा यहाँ हो रही है।
गजनवी और गोरी के आक्रमणों के समय भारत आए खिलजियों ने सेना और प्रशासनिक विभागों में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। जलालुद्दीन खिलजी उनमें से एक था, जो हमें बलबन के दौर में बड़े पदों पर दिखाई देता है आगे चलकर। खिलजी वंश को खिलजी क्रांति कहा गया है। अब देखिए, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्रांति क्या होती है। क्रांति का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन होता है, पूरी व्यवस्था को पलट जाना एक क्रांति कहलाती है। जैसे गांधी जी ने जो विभिन्न कार्यक्रम अपने चलाए थे, वो आंदोलन के श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो आंदोलन क्या होता है, क्रमिक होता है। एक बार आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असफल होते हैं तो फिर से प्रयास करते हैं, यानी वो आंदोलन होता है। लेकिन क्रांति में अगर मगर या क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब नहीं देखा जाता है, पूरी व्यवस्था को पलटने की बात होती है। जैसे 1857 के विद्रोह में आपने देखा कि उसके बाद हम देखते हैं कि महारानी विक्टोरिया के आज्ञा पत्र जारी हुए, जिसके तहत तय कर दिया गया कि अब ब्रिटिश क्राउन का जो शासन है अब ताज के माध्यम से चलेगा। तो बड़े फेरबदल उसमें होते हैं। उस क्रांति के बाद बहुत बड़े बड़े फेरबदल हुए थे। तो इसी नाते इस क्रांति का मतलब यही स्पष्ट है कि एक पूरी व्यवस्था को वहाँ से एक नई विचारधारा दिखाई देती है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा पूरे विश्व में मिली थी। बास्तिल के फाटक को तोड़कर क्रांतिकारियों ने जंग का ऐलान किया और नए सिरे से वहाँ की व्यवस्थाएं दिखाई देती है। अमेरिका में भी ऐसे ही 1773 ईस्वी में जब क्रांति हुई थी तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में ये हुई थी। वहाँ पर भी पूरी व्यवस्था को पलट दिया गया था। बोस्टन टी पार्टी की घटना उसका तात्कालिक कारण था, चाय की पेटियों को फेंक डाला गया था। तो क्रांति का मतलब पूरा आमूलचूल परिवर्तन करता है। जैसे रूस में 1917 में क्रांति हुई थी तो वहाँ साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई। ये बड़े फेरबदल हुए थे। तो यहाँ पर भी उसको क्रांति कहा गया है खिलजी वंश को, क्योंकि सत्ता पर तुर्की अमीर वर्ग का एकाधिकार की समाप्ति हो गई थी। ध्यान रखिए, यहाँ बहुत बड़ा मसला है। तुर्कों को सत्ता पर मजबूती प्रदान करने के लिए इल्तुतमिश ने एक दल बनाया था। पिछले लेक्चर में हमने उसकी चर्चा की थी। उस दल का नाम है तुर्कान-ए-चिहलगानी। एक बड़ा संगठन था और इतिहासकार मानते हैं कि 40 सदस्य उसमें थे और इनको प्रशासनिक और सैनिक उत्तरदायित्व भी मिले थे। तो ऐसे दौर में ये बहुत मजबूत हो गए थे, यानी तुर्कों का ही सत्ता पर एकाधिकार था और रक्त की शुद्धता पर भी इसमें बलबन ने आगे चलकर विश्वास बहुत ज़्यादा किया और अपने लोगों को ही भर्ती किया। हाँ, रजिया के दौर में थोड़ा फेरबदल होता है कि उसने हफ्सियों और ताजिकों को भी बड़े पदों पर रखा था। अब यहाँ पर जब खिलजी वंश की सत्ता स्थापित होती है तो उस अभिजात वर्ग को चैलेंज किया गया था, जो लगातार तुर्क बड़ी संख्या में सत्ता में थे। उनको चैलेंज करके अब वो रक्त की शुद्धता के आधार पर या वंशानुगत आधार पर नहीं रह गए थे, अब योग्यता के आधार पर उनका चुनाव किया गया अमीर वर्ग में। ये इसी नाते इसको क्रांति कहा गया कि अब पूरी तरह उस प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल कर दिया गया कि अब तुर्क ही नहीं, अगर भारतीय मुसलमान, हफ्सी, यहाँ तक कि हिंदुओं में राजपूत भी अगर योग्य है तो उनको प्रशासन में उसने शामिल किया था। क्योंकि हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उसमें हिंदुओं में कमालुद्दीन गुर्ग और मलिक नायक, दो बड़े राजपूतों को उसने सेना में शामिल किया था। हफ्सियों में हम देखते हैं कि जिसने दक्षिण भारत विजय अभियान में बहुत बड़ी उसकी सहायता की थी, मलिक काफूर, इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। गुजरात विजय के दरमियान 1000 दिनार में उसको खरीदा गया था, वो हफ्सी था, उसको भी सेना में लिया गया था। भारतीय मुसलमानों को भी सेना में तरजीहता प्रदान की गई थी। तो इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उसने योग्यता को पैमाना बनाया था। ये बहुत बड़ा मसला है। अब श्रेष्ठ पद पर जाति और नस्ली आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर नियुक्तियां हो रही। आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक में और फेरबदल होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर
प्रशासन के दरवाजे सभी जातियों और सभी वर्गों के लिए खोल दिया। उसके दौर में किसी भी व्यक्ति को प्रशासन में लेने के लिए जाति, वर्ग, नस्ल की कोई ज़रूरत नहीं थी। बस योग्यता हो, इसके आधार पर उसने सबको अपने प्रशासन में समावेश किया था। इस मामले में वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और अकबर का भी अग्रगामी था इस मामले में, कि अकबर से पहले वो ऐसा कर रहा था। उसकी धार्मिक नीतियों में भी आप देखते हैं कि जिन प्रभु सूर्य और राजशेखर जैसे जैनियों को उसने गाय दान में दिया था, गौशाला बनाया था, होली, दशहरा, दिवाली के त्यौहार में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। तो अब आगे खिलजी वंश के कुछ और बिंदुओं की चर्चा हम करते हैं। तो खिलजी क्रांति के बाद अब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का चर्चा हम करेंगे। ये नया लेक्चर रहेगा। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें खिलजी क्रांति बेसिकली थी कि खिलजियों का कैसे उदय हुआ था।